हिमाचल प्रदेश में नेम प्लेट विवाद पर TV9 भारतवर्ष से राजीव शुक्ला ने बात की है। कई अहम बातें उन्होंने कही हैं। यूपी मॉडल को लागू करने की कोई बात नहीं है। हिमाचल सरकार ने ऐसा कोई आदेश नहीं दिया, ये कहा है हिमाचल प्रदेश के प्रभारी और वरिष्ठ कांग्रेस नेता राजीव शुक्ला ने। दुकानदार को ID डिस्प्ले करने की कोई जरूरत नहीं है। हिमाचल प्रदेश में फैसले को गलत तरीके से देखा जा रहा है। हिमाचल कांग्रेस के प्रभारी राजीव शुक्ला ने TV9 भारतवर्ष से बातचीत करते हुए ये तमाम बातें कही। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और हिमाचल प्रदेश के प्रभारी राजीव शुक्ला जी हमारे साथ हैं। सर, आप लोग उत्तर प्रदेश की सरकार के मॉडल का हमेशा विरोध करते रहे हैं, लेकिन हिमाचल में आपकी अपनी सरकार, अपने मंत्री उसी मॉडल को आगे बढ़ाते हुए एक कदम आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। तो मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि कोई उस मॉडल को नहीं बढ़ाया जा रहा है। हिमाचल सरकार ने ऐसा कोई आदेश पारित नहीं किया। विधानसभा में स्पीकर ने कमेटी बनाई है, क्योंकि वहाँ जो रेहड़ी वाले हैं, जो फुटपाथ पे सामान लगा, तो उसके लिए उसको नियमित करने के लिए कमेटी सुझाव देगी, जिसमें उनको बाकायदे जगह अलाट होगी कि आप फला जगह बैठ सकते, फला जगह नहीं बैठ सकते। उसके लिए जो आधार कार्ड लेके वो लाइसेंस दिया जाता है वो दिया जाएगा। कोई इस तरह की बात नहीं है कि उनको डिस्प्ले करना पड़ेगा, कि उनको ही लिखना पड़ेगा। वो यूपी का वो अलग बात है, ये एकदम अलग बात है। इसको गलत जो है इंटरप्रिटेशन दिया जा रहा है। मेरी विक्रमादित्य से भी बात हुई है, मेरी मुख्यमंत्री से भी बात हुई है, तो पूरी तरह से गलत है। कोई सरकार ने ऐसा आदेश नहीं दिया यूपी के पैटर्न पे। और इस बीच हिमाचल के मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने अपने बयान पर सफाई दी है। फैसले का योगी से कोई लेना देना नहीं है। योगी आदित्यनाथ से कोई लेना देना नहीं है। हिमाचल प्रदेश के अपने मुद्दे हैं, अपनी चिंताएं हैं। प्रदेश में सुरक्षा से कोई समझौता नहीं होगा। इसमें यूपी का या योगी जी से इसका कोई लेना देना नहीं है। हिमाचल प्रदेश एक अलग प्रांत है। हिमाचल प्रदेश के अलग मसले हैं। हिमाचल प्रदेश के लोगों के अलग मुद्दे हैं। और प्रदेश में जिस तरीके के, जैसा मैंने कहा कि अभी कुछ जो घटनाक्रम पीछे हुए हैं, उससे सरकार जो है वो संवेदनशीलता के साथ रिलीजियस हार्मनी बनाकर और प्रदेश में एक शांतिपूर्ण माहौल बनाकर ये हमारा दायित्व बनता है। और उस दृष्टि से अभी एक जो है, जैसा मैंने कहा कि एक ऑल बॉडी पार्टी कॉन्स्टिट्यूट भी किया गया है। वो इसीलिए किया गया है कि सबकी कंसर्न्स को सुना जाए, सब चीज़ों को देखा जाए, और जो भी एप्रीहेंशंस है प्रदेश के लोगों की, इसमें जो है आने वाले समय में इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए आगे बढ़ेंगे। इसका और किसी राज्य से या और किसी राज्य के किसी रूल से कोई लेना देना नहीं है। दिस इज़ पर्टिकुलरली फॉर हिमाचल प्रदेश एंड इन द इंटरेस्ट ऑफ द पीपल ऑफ हिमाचल प्रदेश। और अब खबर दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार से जुड़ी हुई। दिल्ली की सीएम आतिशी और अरविंद केजरीवाल सड़कों पर निरीक्षण के लिए निकले। केजरीवाल ने कहा दिल्ली में रुके हुए काम फिर से शुरू होंगे। टूटी हुई सड़कों की जल्द मरम्मत होगी। मैं दिल्ली के लोगों को कहना चाहता हूं कि मैं आ गया हूं, हम चिंता न करें। जितने रुके हुए काम थे वो जितनी समस्याएं हैं उनको ठीक किया जाएगा। अभी हम लोग सब लोग DU में खड़े हैं और DU की ये सड़क जो है ये अभी नहीं है, वजह से सड़क काफी इस्तेमाल की जाती है। मैंने आतिशी जी जो CM है उनसे कोई बात की, तो इस सड़क को रिपेयर करवाया जाएगा और जल्दी इस सड़क को करवाया जाएगा। और भी जितनी सड़कें हैं दिल्ली की, उनके ऊपर भी हम लोग मुआयना करेंगे और उनका भी लोगों का। और देखिए, इस बीच दिल्ली से एक बड़ी खबर है। दिल्ली के ख्याल इलाके में एनकाउंटर हुआ है। पुलिस ने एनकाउंटर में 2 बदमाश पकड़े हैं। दोनों बदमाशों के पैरों में गोली लगी है। घायल बदमाश विकास और रमेश पर कई केसेस दर्ज हैं। पुलिस के मुताबिक बड़ी वारदात को ये अंजाम देने वाले थे, इस फिराक में थे, और इससे पहले इनको पकड़ लिया गया एनकाउंटर में। दिल्ली के ख्याला इलाके का यह पूरा मामला है, जहां पर पुलिस ने एनकाउंटर को अंजाम दिया और 2 बदमाश इसके बाद पकड़े गए हैं। और आपको बता दें कि दोनों जो बदमाश, इनके पैर में गोली लगी है। जो जानकारी सामने आ रही है, बदमाशों का नाम विकास और रमेश बताया जा रहा है, और कई केसेस में ये वांटेड थे और पुलिस को इनकी तलाश थी। और आखिरकार आज दिल्ली के ख्याला इलाके में इन दोनों को, ये देखिए 2 तस्वीर इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं। ये 2 तस्वीर, एक तस्वीर में आप देख पा रहे हैं, ये वही विकास और रमेश बताए जा रहे हैं, जो कि कई केसेस में वांटेड थे और आखिरकार
दिल्ली के ख्याला इलाके में इन दोनों बदमाशों को एनकाउंटर के बाद पकड़ लिया गया है, गिरफ्तार कर लिया गया है। इनके पैरों में गोली लगी है। जो जानकारी सामने आई है, ख्याला के नाला रोड पर बदमाशों के साथ ये मुठभेड़ हुई है। दो तस्वीर इस वक्त आपके सामने। इससे पहले की जो तस्वीर आप देख पा रहे हैं, एक तरफ वो तब की है जब उन्होंने एक महिला के साथ वारदात को अंजाम दिया, और तब ये जो तस्वीरें हैं वो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई थी इस पूरी वारदात की, और अब आखिरकार ये दोनों पकड़े गए हैं। जितेंद्र इस वक्त हमारे साथ जुड़े पूरी जानकारी के साथ। जितेंद्र, कैसे इनकी जो गिरफ्तारी है वो संभव हो पाई, और कितनी बड़ी कामयाबी के तौर पर इसे देखा जाएगा पुलिस के लिए? जी बिल्कुल, देखिए इन दोनों बदमाशों के पीछे पुलिस काफी दिनों से लगी हुई थी। लगातार इनको ट्रैक करने की कोशिश की जा रही थी। इनकी पहचान विकास और रमेश के रूप में हुई थी। लगातार ये वेस्ट दिल्ली और इसके अलावा दिल्ली के अलग अलग इलाकों में स्नैचिंग की वारदातों को अंजाम दे रहे थे। आज इनकी इंफॉर्मेशन मिली कि ख्याला इलाके में पहुंचने वाले सुबह 8:30 बजे के करीब स्पेशल स्टाफ की टीम ने वहां पर घात लगाई, और उसके बाद जब इन्हें रुकने का इशारा किया गया तो इन्होंने पुलिस के ऊपर फायरिंग करनी शुरू कर दी, और पुलिस ने जवाबी कार्रवाई जब की तो इन दोनों बदमाशों के पैर में गोली लगी है। फिलहाल दोनों को अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। जी बिल्कुल। और क्या इस पूरे मामले को लेकर, एनकाउंटर को लेकर पुलिस की तरफ से कुछ और जानकारी सामने रखी गई है? इनके साथ क्या कुछ और भी साथी थे जो वारदात को अंजाम दिया करते थे, या दोनों ही थे? जी बिल्कुल, देखिए पुलिस ने एक सीसीटीवी फुटेज और जारी किया है इस वारदात को लेकर। उसमें पुलिस ने बताया कि कुछ दिन पहले ही तिलक नगर इलाके में चाकू की नोक पर इन्होंने सरेआम एक महिला से चेन लूटी और उसके बाद फरार हो गए। इसी तरीके की कुछ और वारदातों के बारे में पता चला जब सीसीटीवी कैमरे को ट्रैक किया गया, जब उसकी फुटेज को खंगाला गया तो इन दोनों के चेहरे साफ हो पाए, और फिर इसके बाद इनकी पहचान की गई और उसके बाद इनको ट्रैक करना शुरू किया गया। तो फिलहाल इनका आपराधिक रिकॉर्ड रहा है पुराना। लगातार स्नैचिंग की वारदातों को ये लोग अंजाम दे रहे थे, चोरी की बाइक का इस्तेमाल करते थे वारदात को अंजाम देने के लिए। इन दोनों की फिलहाल गिरफ्तारी कर ली गई है एनकाउंटर के बाद। इस एनकाउंटर में दोनों के पैर में भी गोली लगी। जी शुक्रिया आपका जितेंद्र इस पूरी जानकारी के लिए। और खबरों में आगे बढ़ते हैं। गेमिंग ऐप से चीनी साजिश का बड़ा खुलासा हुआ है। ईडी सोर्सेस के हवाले से एक अहम खबर सामने आ रही है। भारत से 400 करोड़ रुपए चीन पहुंच गए। गेमिंग ऐप के जरिए भारत में लूट का खुलासा हुआ है। 4 चीनी नागरिकों से पूछताछ में यह जानकारी मिली है। भारत को नुकसान पहुंचाने की साजिश के तौर पर इसे देखा जा रहा है। चीन की 400 करोड़ की गेमिंग ऐप वाली साजिश पर सरकार ने सख्त एक्शन शुरू कर दिया है। ईडी ने पहली बार चाइनीज ऑनलाइन गेमिंग ऐप फिविन से जुड़े 3 चीनी नागरिकों के 3 क्रिप्टो अकाउंट्स को फ्रीज कर दिया, जिसमें करीब 25 करोड़ रुपए हैं। ईडी की जांच में खुलासा हुआ है कि चीन ने गेमिंग ऐप के जरिए भारत की अर्थव्यवस्था को कमजोर करने की बड़ी साजिश को रचा, और फिविन गेमिंग ऐप के जरिए चीनी मूल के नागरिकों ने भारत में बड़ी सेंध लगाई। इन लोगों ने भारत से करीब 400 करोड़ रुपए की कमाई की और पैसा चीन पहुंचा दिया। कुछ दिन पहले ही ईडी ने इस गेमिंग ऐप के खिलाफ देश में कई जगहों पर छापेमारी की थी, और फिविन ऐप आधारित ऑनलाइन सट्टेबाजी और गेमिंग धोखाधड़ी के मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार किया था। जांच में पता चला है कि अरुण साहू और आलोक साहू जो ओडिशा के राउरकेला के रहने वाले हैं, उन्होंने रिचार्ज व्यक्ति के रूप में काम किया था। फिविन ऐप से उनके बैंक खातों में जो पैसे आए उन्हें क्रिप्टो करेंसी में बदल दिया गया था। ये पैसा चीनी नागरिकों के नाम पर 8 बाइनेंस वॉलेट में जमा किया गया था। जैसा कि एक्सेस आईपी लॉग से पता चला है, ये वॉलेट चीन से चलाए जा रहे थे। वहीं यूपी के नोएडा से बड़ी खबर है। नोएडा में डिजिटल अरेस्ट का हैरान करने वाला केस सामने आया है। महिला को 12 दिनों तक डिजिटल अरेस्ट रखा गया। डिजिटल अरेस्ट करके 30 लाख की ठगी कर दी गई। साइबर क्राइम पुलिस केस दर्ज करके जांच कर रही है। तो एक बड़ा मामला सामने आया डिजिटल अरेस्ट का। उत्तर प्रदेश के नोएडा से 30 लाख की ठगी की गई है डिजिटल अरेस्ट के माध्यम से, और 12 दिनों तक डिजिटल अरेस्ट करके रखा गया। अब आपको बताते हैं कि महिला को फंसाया कैसे गया। ट्राई का अधिकारी बनकर महिला को फोन किया जाता है। मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में फंसाने की धमकी दी गई। 12 दिनों तक महिला को घर में कैद करके रख दिया गया। ठगों ने महिला से 30 लाख रुपए निकलवा लिए। केस दर्ज करके जांच कर रही है साइबर क्राइम पुलिस। तो डिजिटल अरेस्ट का ये मामला, सनसनीखेज मामला सामने आया है। नोएडा से 30 लाख रुपए निकलवा लिए गए। ठगी का ये मामला सामने आया है।
और 140 करोड़ भारतीयों की सेहत से जुड़ी खबर। पैरासीटामोल सहित 53 दवाएं क्वालिटी टेस्ट में फेल हुई हैं। विटामिन, शुगर और ब्लड प्रेशर की दवाएं फेल हुई हैं। क्वालिटी टेस्ट में कुछ एंटीबायोटिक्स भी फेल हुए हैं। देश के सबसे बड़ी ड्रग रेगुलेटरी बॉडी सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन यानी CDSCO ने एक लिस्ट जारी किया है जिसमें कैल्शियम और विटामिन डी सप्लीमेंट, एंटी डायबिटीज के टैबलेट और हाई ब्लड प्रेशर की दवाएं शामिल हैं। सरकार ने कहा है कि इनके इस्तेमालों से इंसान को खतरा होने की आशंका है, इसलिए देश भर में इन दवाइयों के प्रोडक्शन, कंजप्शन और डिस्ट्रीब्यूशन पर रोक रहेगी। बैन की गई दवाइयों के लिस्ट में पैरासीटामोल, मिर्गी के दौरे और एंजाइटी में इस्तेमाल की जाने वाली क्लोनाजेपाम टैबलेट, दर्द निवारक डिक्लोफेनेक, सांस की बीमारी के लिए इस्तेमाल होने वाली एम्ब्रोक्सेल, एंटी फंगल फ्लुकोनाजोल और कुछ मल्टीविटामिन और कैप्सूल की गोलियां भी हैं। पेट में इंफेक्शन के लिए दी जाने वाली दवा मेट्रोनिडाजोल भी इस जांच में फेल हो गई है। इस तरह शेलकॉल टैबलेट भी जांच में असफल रही। CDSCO ने 53 दवाइयों की क्वालिटी टेस्ट किया था, लेकिन 48 दवाइयों की ही सूची जारी की, क्योंकि 53 में से 5 दवाइयां बनाने वाली कंपनियों ने कहा है कि ये उनकी मेडिसिन नहीं है, बल्कि मार्केट में उनके नाम से नकली दवाइयां बेची जा रही हैं। इसके बाद उन्हें लिस्ट से हटा दिया गया है। यूपी सरकार ने माध्यमिक शिक्षा वाले स्कूलों के लिए नए गाइडलाइंस जारी किए हैं, जिसमें राज्य सरकार और केंद्र की योजनाओं और उसकी खूबियों के बारे में छात्रों को जानकारी देने की बात कही है। यूपी के शिक्षा निदेशालय ने माध्यमिक स्कूलों को पत्र लिखकर निर्देश दिया है कि छात्रों को सरकारी योजना से जुड़ी जानकारी दी जाए और इस निर्देश को अमल में लाया जाए। यूपी सरकार ने अपने निर्देश में कहा है कि बच्चों को राज्य और केंद्र सरकार की योजनाओं से अवगत कराया जाए। निर्देश में कहा गया है कि माध्यमिक स्कूलों में सरकारी योजना की जानकारी दी जाए, जिसमें प्रधानमंत्री सुकन्या समृद्धि योजना, मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, यूपी भाग्य लक्ष्मी योजना और प्रधानमंत्री जनधन योजना शामिल हैं। सरकार ने ये भी निर्देश दिया है कि प्रार्थना सभा में छात्रों का अनुशासन का पाठ भी पढ़ाया जाए और हर दिन समाचार पत्र पढ़वाया जाए। सरकार ने नया सवेरा कार्यक्रम के तहत शिक्षकों को जीवन मूल्यों पर संवाद करने का भी निर्देश दिया है। इन योजनाओं से छात्रों को अवगत कराने के लिए शिक्षकों को 15 मिनट का समय तय करने का निर्देश दिया गया है। और अब तिरुपति प्रसादम विवाद से जुड़ी खबर है। पूर्व सीएम जगन मोहन रेड्डी क्षमा याचना अनुष्ठान करेंगे। ये खबर है, वो 28 सितंबर को वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर जाएंगे और पूजा अर्चना करेंगे। सीएम चंद्रबाबू नायडू के आरोपों के बीच वाईएसआर कांग्रेस पार्टी प्रमुख और राज्य के पूर्व सीएम वाईएस जगन मोहन रेड्डी 28 सितंबर को तिरुमला पहाड़ी पर स्थित भगवान वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर जाएंगे और पूजा अर्चना करेंगे। पार्टी सूत्रों का कहना है कि जगन मोहन 27 सितंबर को तिरुमला पहुंचेंगे और रात को वहीं रुकेंगे। जगन मोहन ने लोगों से आंध्र प्रदेश के मंदिरों में पूजा अर्चना में भाग लेने का आह्वान किया, जिससे तिरुपति के लड्डुओं पर आरोप लगाकर मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू की ओर से कथित तौर पर किए गए पाप का प्रायश्चित किया जा सके। वहीं टीडीपी ने कहा कि जगन मोहन रेड्डी had committed an unforgivable sin, so there will be no relief for him. Lord Balaji, Swami Venkateshwara will not forgive him. Even if Jagan Reddy climbs up the 7 hills on his knees, even then there will be no forgiveness from the Lord. And the second thing is, you will not be allowed to go into the temple if you don't sign the declaration. दिल्ली के पॉश इलाके में मोबाइल शोरूम में 3 चोरों ने जमकर चोरी की। घटना की तस्वीर सीसीटीवी कैमरे में कैद है। पुलिस अब आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। 3 मिनट 33 सेकंड के इस वीडियो में 3 चोरों ने लाखों रुपए के मोबाइल फोन बोरे में भरे और रफू चक्कर हो गए। सबसे पहले 2 चोर दुकान के अंदर दाखिल हुए। एक शख्स मोबाइल उठाकर देता रहा और दूसरा उसे बोरे में भरता रहा। दिल्ली के पॉश इलाके वसंत कुंज की मोबाइल दुकान में चोरों ने जमकर चोरी की। कुछ ही सेकंड में पहला बोरा भर गया तो तीसरे चोर ने एक और बोरे के साथ एंट्री ली। फिर 2 लोग मोबाइल उठाने में लग गए और दूसरा बोरा भी देखते ही देखते भर गया। सीसीटीवी में 3 नकाबपोश लोग शोरूम में दाखिल हुए
और जमकर सामान चुराते रहे। कुछ देर के बाद दुकान में लगा इमरजेंसी सायरन बजने लगा और चोर भागने की तैयारी में जुट गए। हालांकि सायरन बजने के बावजूद जाते जाते वो कुछ और मोबाइल उठाते नजर आए। तीनों ने इत्मीनान से चोरी करने के बाद शोरूम का शटर भी बंद किया और मौके से फरार हो गए। पुलिस ने सीसीटीवी के आधार पर रिपोर्ट दर्ज कर ली है और आरोपियों की तलाश कर रही है। पुलिस की कोशिश से एक युवक की जान बच गई। मेटा ने युवक के सुसाइड करने की कोशिश वाला वीडियो पुलिस को भेजकर अलर्ट किया और 20 मिनट में पुलिस लोकेशन पर पहुंच गई। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में पुलिस ने सुसाइड की कोशिश करने जा रहे युवक की जान बचा ली। पुलिस के पहुंचने में जरा सी देरी हो जाती तो एक युवक की जान चली जाती। युवक अपनी गर्लफ्रेंड से इतना नाराज था कि उसने गुस्से में सुसाइड करने की कोशिश की। युवक ने एक्सपायरी डेट की दवा खाई और इंस्टाग्राम पर वीडियो पोस्ट कर दिया। तभी मेटा ने पुलिस को युवक के बारे में अलर्ट भेजा। पुलिस बिना देर किए तुरंत लोकेशन पर पहुंची और युवक की जान बचा ली गई। छात्र ने घर में रखी पुरानी दवा का ओवरडोज लेकर आत्महत्या करने का वीडियो इंस्टाग्राम पर अपलोड किया। वीडियो पर मेटा कंपनी ने तुरंत कार्रवाई करते हुए डीजीपी ऑफिस के सोशल मीडिया सेंटर पर ईमेल से अलर्ट भेजा। डीजीपी प्रशांत कुमार के निर्देश पर एसटीएफ कंट्रोल रूम से लोकेशन ट्रेस कर पुलिस मीडिया सेल को सूचना दी गई। लोकेशन सैरपुर थाना क्षेत्र की ट्रेस हुई। फिर महज 20 मिनट में सैरपुर थाना प्रभारी अपनी टीम के साथ छात्र के घर पहुंचे। पूछताछ में युवक ने बताया कि गर्लफ्रेंड ने उसका दिल दुखाने वाली बात कह दी थी। उसी से आहत होकर वो आत्महत्या करना चाह रहा था। खबर बेंगलुरु से है, जहां पर महालक्ष्मी हत्याकांड के आरोपी मुक्ति रंजन राय ने सुसाइड कर लिया है। मुक्ति रंजन राय का शव ओडिशा में एक पेड़ से लटका हुआ मिला। मामले की जांच अब चल रही है। ओडिशा के भद्रक जिले में पेड़ से लटके शव के मिलने से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है। पुलिस की टीम मौके पर पहुंची तो मृतक की पहचान मुक्ति रंजन राय के रूप में हुई है। पुलिस की छानबीन में पता चला कि वही आरोपी है जिसने बेंगलुरु में महालक्ष्मी नाम की एक महिला की हत्या की थी और उसके शव के 50 से ज्यादा टुकड़े करके उसे फ्रिज में छिपा दिया था। महालक्ष्मी की हत्या के बाद से ही आरोपी फरार चल रहा था। बताया जा रहा है कि इस दौरान मुक्ति रंजन राय ओडिशा में ही छिपा था और कुछ दिन अपने घर पर भी गया था, लेकिन अब पकड़े जाने के डर से उसने आत्महत्या कर ली है। मुक्ति रंजन राय की मौत की खबर मिलते ही बेंगलुरु पुलिस ने ओडिशा पुलिस से संपर्क किया है और मामले की पूरी जानकारी ली। दरअसल 21 सितंबर को बेंगलुरु के व्याली कावल इलाके में एक फ्रिज में महालक्ष्मी का शव बरामद हुआ था। आरोपी ने महालक्ष्मी के शव के 50 से ज्यादा टुकड़े किए थे। महालक्ष्मी के कमरे में पुलिस को एक ट्रॉली बैग भी रखा हुआ मिला था। महालक्ष्मी के शव के टुकड़े मिलने के बाद से ही आरोपी फरार चल रहा था और पुलिस उसे पकड़ने के लिए जगह जगह छापा मार रही थी। और इस हत्याकांड ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। 21 सितंबर को महालक्ष्मी की लाश मिली थी और उसके शव के कुछ टुकड़े फ्रिज में मिले तो कुछ घर में बिखरे पड़े थे। बताया जा रहा है कि इस हत्याकांड के खुलासे के बाद से ही आरोपी फरार था और उसे पकड़ने के लिए पुलिस ने कई जगहों पर दबिश दी और अब उसकी आत्महत्या की खबर सामने आई। और एक बड़ी खबर आपको बता दें, जो मुंबई से गड्ढे में गिरकर मौत मामले में जांच के आदेश दिए गए हैं। बीएमसी ने उच्च स्तरीय जांच के आदेश दे दिए हैं। 3 दिनों के भीतर अब रिपोर्ट तलब की गई है। बीएमसी कमिश्नर ने जांच के आदेश दिए गए हैं। दरअसल एक महिला की गड्ढे में गिरकर मौत हो गई और ये मैनहोल रहा जिसमें वो महिला गिर गई थी। बीएमसी ने अब जांच के आदेश दिए हैं। बीएमसी कमिश्नर की ओर से इन्वेस्टिगेशन के आदेश दिए गए हैं। मुंबई और आसपास के जिलों में कल उस वक्त बारिश शुरू हुई जब लोग शाम को घर लौट रहे थे। लगातार 5 घंटे हुई बारिश के बाद सड़कें नदियों में तब्दील हो गई और 5 घंटे में 100 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश हुई है। मुलुंड और उसके आसपास के इलाकों में भारी बारिश होने से निचले इलाके जलमग्न हो गए। मुंबई के अंधेरी में एक महिला डिवाइडर के बीच बने चैम्बर में गिर गई और इससे उसकी मौत हो गई और घंटे भर की मशक्कत के बाद उसका शव बरामद किया गया। टीवी9 संवाददाता ने ताजा हालात का जायजा लिया। यहीं पर एक महिला की बीती रात एक ड्रेनेज लाइन का चेंबर खुले होने की वजह से गिरने के चलते मौत हो गई थी। आपको तस्वीर दिखा दे, आप देखिए इस वक्त यहाँ पर आप बैरिकेड लगा दिए गए हैं प्लास्टिक के, लेकिन ये जो चेंबर था ये बीती रात खुला हुआ था और ये जो चेंबर है वो
दो सड़कों के बीच में जो डिवाइडर बना हुआ था उसके बीचों बीच में ये चेंबर बना हुआ था, लेकिन यहाँ पर अब चेंबर का ढक्कन नहीं था, इस वजह से और महिला जो है यहाँ पर गिरी और उसके बाद लगभग घंटे भर तक अंदर फंसी रही, जिसके बाद जब फायर ब्रिगेड के कर्मचारी आए, घंटों मशक्कत हुई, उसे निकाला गया, तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। तो मुंबई का ड्रेनेज सिस्टम ऐसा लग रहा है कि जानलेवा है। जिस तरह से ये घटना सामने आई है, अंधेरी इलाके में ड्रेनेज चैम्बर में गिरी महिला और रात में महिला सड़क पार करना चाहती थी। पानी भरने से ड्रेनेज चैम्बर का अंदाजा नहीं था। महिला आगे बढ़ी तो सीधे चैम्बर में जा गिरी। फायर ब्रिगेड की टीम ने महिला को बाहर निकाला। रेस्क्यू होने तक महिला की मौत हो चुकी। वहीं मुंबई में आज भी भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मुंबई और आसपास के जिलों में येलो अलर्ट है। पालघर में बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। लोगों से जरूरी होने पर ही घर से निकलने की अपील की गई है। मुंबई और आसपास के जिलों में कल हुई बारिश के बाद आज राहत जरूर मिली, लेकिन भारी बारिश की आशंका को देखते हुए महाराष्ट्र के कई जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मुंबई में स्कूल कॉलेज को बंद कर दिया है। पुणे, पालघर, ठाणे में भी स्कूल कॉलेज बंद है। पिंपरी चिंचवाड़ में स्कूल कॉलेज में छुट्टी कर दी गई है। मुंबई, ठाणे, नासिक, पुणे में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मुंबई में हुई तेज बारिश की वजह से रेल और हवाई सेवा प्रभावित हुई है। जल जमाव की वजह से कई रास्तों को बंद कर दिया गया और कई रास्तों को डाइवर्ट करना पड़ा है। प्रशासन ने अपील की है कि जरूरी हो तभी घर से बाहर निकलें। मौसम विभाग ने मुंबई, ठाणे, रायगढ़ और रत्नागिरी जिलों में तेज बारिश की आशंका जताई है। लगातार हुई बारिश की वजह से मुंबई की लाइफलाइन मानी जाने वाली रेल सेवाएं प्रभावित हुई हैं। मौसम विभाग ने आज 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा तेज हवाएं चलने का अनुमान जताया है। मुंबई में दोपहर 2 बजे के बाद हाई टाइड का भी अलर्ट है। और वहीं महाराष्ट्र के शोलापुर में तेज बहाव के कारण एक पुल बह गया। सतारा में बारिश के बाद सड़कों पर पानी है। बारिश का असर मुंबई अहमदाबाद हाईवे पर भी नजर आ रहा है। महाराष्ट्र के मुंबई सहित कई जिलों में बारिश के बाद हाहाकार मचा है। वीडियो शोलापुर का है, जहां बारिश के तेज बहाव में एक पुल बह गया। यह हादसा सोलापुर के बर्शी तहसील का है, जहां पिंपल गांव में बना पुल देखते ही देखते पानी में डूब गया और कुछ ही देर में बह गया। इस पुल के बहने से पिंपल गांव, तांबेवाड़ी और सांबर गांव सहित दर्जनों गांव को शहर से संपर्क टूट चुका है, जिससे इलाके के लोगों की परेशानी बढ़ गई। महाराष्ट्र में कल हुई मूसलाधार बारिश का असर सतारा में भी देखने को मिला, जहां सड़कों पर पानी ही पानी नजर आया और लोग उसी से गुजरते नजर आए। हालांकि सतारा के सूखाग्रस्त गांव मायनी में बारिश होने से लोगों ने राहत महसूस की, लेकिन इसका असर जनजीवन पर साफ नजर आया। लगातार हुई बारिश का असर मुंबई अहमदाबाद हाईवे पर भी नजर आया, जहां गाड़ियों की लंबी कतार लग गई और घंटों जाम लगा रहा। इस दौरान तेल से भरा एक टैंकर पलट गया और लोग उसमें से बह रहा तेल लेने पहुंच गए। इस हादसे में टैंकर के ड्राइवर को गंभीर चोट आई है, जिसका इलाज चल रहा है। और लैंडस्लाइड और लगातार हो रही बारिश से हिमाचल प्रदेश के हालात भी ठीक नहीं है। सिरमौर में बादल फटने से एक शख्स की जान चली गई। हिमाचल प्रदेश में बारिश के साथ हुई लैंडस्लाइड से भारी तबाही मची है। पहाड़ से उतरा पानी लोगों के घरों और दुकानों में भर गया और दुकान में रखा सामान बर्बाद हो गया। सिरमौर और आसपास के इलाकों में बारिश ने कोहराम मचा दिया है। हिमाचल के घराट में पत्थर के नीचे दबने से एक शख्स की मौत हो गई। यह हादसा उस वक्त हुआ जब यह शख्स सो रहा था और उसके ऊपर एक बड़ा पत्थर गिर गया। माता लाल देवी मंदिर के पास बादल फटने से पूरे इलाके में हाहाकार मच गया। अच्छी खबर यह है कि इससे निकला पानी कई इलाकों में फैल गया, जिससे कम तबाही मची है। हटवार इलाके में पहाड़ से उतरा पानी अपने साथ एक पुल को बहा ले गया और आसपास के पेड़ पानी की तेज धार में उखड़ गए। हिमाचल के शिमला, मंडी और धर्मशाला में लगातार बारिश हो रही है। पावटा साहिब में भारी बारिश के चलते शिक्षण संस्थानों को बंद कर दिया गया है। नदी का जलस्तर बढ़ने से हालात काफी खराब हो गए। बादल फटने के बाद हुए फ्लैश फ्लड से निचले इलाकों में पानी भर गया है। लगातार हो रही भारी बारिश से कई इलाकों में फसलों को भी काफी नुकसान पहुंचा है। और एमपी से बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। भोपाल में 5 साल की बच्ची का शव मिला है। एक बंद घर में बच्ची की लाश मिली है। 48 घंटे से बच्ची की तलाश चल रही थी। बच्ची गायब थी। बच्ची घर के पास दादी के यहाँ से किताब लेने के लिए निकली थी और अब बताया जा रहा है कि बच्ची की लाश मिली है।
कुछ घंटों से लापता थी। आज दिन से आप घंटों में उसका आकलन कर लें, दिनों में बात एक ही है। 36 घंटे ऑब्वियसली है और एक टेक्निकल तरीका 36 घंटे बोलने का भी है, बट हाँ ऑब्वियसली बट लापता थी, जो कि आज उसी के घर के सामने से एक बॉडी रिकवर हुई है उसकी। हमने फर्दर इन्वेस्टिगेशंस के लिए उसको पीएम के लिए उसमें पहुंचाया है। आगे की जानकारी जितनी भी है टेक्निकल, वो मैं आपको उसके बाद ही बता पाऊंगा। तो पुलिस को आपने सुना, इस पूरे मामले पर जांच आगे बढ़ रही है, लेकिन 48 घंटे से बच्ची गायब थी, इसकी तलाश की जा रही थी पुलिस के जरिए। लेकिन अब एक बंद घर में बच्ची की डेड बॉडी मिली है, बच्ची की लाश मिली है। 5 साल की बच्ची है। जो घटनाक्रम बताया जा रहा है कि दादी के यहाँ से किताब लेने के लिए ये बच्ची निकली थी और फिर उसका कोई पता नहीं लगा। अब पुलिस को डेड बॉडी मिली है। भोपाल से शुभम गुप्ता और ज्यादा जानकारी इस घटना को लेकर दे रहे हैं। जी शुभम, बताइए। लेकिन यदि बीते 48 घंटों से इस बच्ची की तलाश पुलिस कर रही थी और बच्ची अपने ही घर से जो बिल्डिंग थी वहां से गायब हुई थी। 100 से ज्यादा पुलिसकर्मी ढूंढ रहे थे, ड्रोन तक से ढूंढा गया, लगातार सर्चिंग कर रहे थे। आसपास के जितने इलाके थे वहां पर सर्चिंग हुई। 100 से ज्यादा घरों में ढूंढा गया, मगर ताज्जुब की बात ये भी है कि बच्ची के जहाँ रहती थी उसी के ठीक सामने जो घर था वहां से बच्ची की लाश मिली है। तो एक सवाल ये भी उठता है कि आखिरकार पुलिस कैसी जांच कर रही थी जब इतनी बड़ी टीम गठित हुई है, ड्रोन से निगरानी हो रही है, तो फिर बच्ची के घर के सामने ही वाला जो घर था जहां से बच्ची का शव बरामद हुआ है, वहां पर क्या ठीक से जांच पड़ताल नहीं की गई? तो ये भी एक सवाल उठता है। हालांकि पुलिस ने इसे माना है कि हम कहीं न कहीं विफल रहे हैं, लगातार हम सर्च कर रहे थे। उसके बावजूद जब आज वहां से दुर्गंध आई शव की, उसके बाद लोगों ने बताया, पुलिस वहां पर पहुंची। बच्ची का पीएम हो रहा है, मेडिकल भी होगा, उसमें चीजें अब निकल कर आएगी कि क्या उसके साथ कोई दुराचार वाली घटना तो नहीं हुई है। अभी तक पुलिस ने न किसी को हिरासत में लिया है, न किसी को गिरफ्तार किया है। मामले की जांच पड़ताल चल रही है। जो रहवासी हैं उनका ये शुभम, ये बताइए, ये जो घर जिस घर से बच्ची का शव मिला है, ये घर किसका था? क्योंकि घर बंद पड़ा हुआ था जैसी जानकारी मिल रही है। देखिए, ये 3 लोग इस घर में रहते थे जहां से बच्ची की लाश मिली है, और 2 जिसमें लड़के थे, एक उनकी माँ थी। जो स्थानीय लोगों से हमने बातचीत की है, उनका कहना ये निधि कि ये किराए से यहाँ पर रह रहे थे, न इन्हें कोई जानता था। 3-4 महीने से ये लोग यहाँ पर रह रहे थे, ज्यादा किसी से जान पहचान नहीं थी। कभी इनके घर पर ताला मिलता था, 2 दिन से भी इनके घर पर ताला लगा हुआ था। और अब इन तीनों लोगों से ही पुलिस भी पूछताछ करेगी। जी, शुक्रिया आपका शुभम, ये जानकारी देने के लिए। और इस पूरे मामले पर आइए देखते हैं अपने संवाददाता शुभम गुप्ता की रिपोर्ट। भोपाल के ईदगाह हिल्स में एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। दरअसल एक 5 साल की बच्ची बीते 2 दिन से लापता थी। पुलिस की टीम लगातार सर्च कर रही थी, ड्रोन कैमरों से निगरानी हो रही थी, मगर आप देखिए कि बच्ची के जहां रहती थी उसके सामने जो घर था उसी में उस बच्ची का शव मिला है। प्रदर्शन यहाँ पर चल रहा है। जितने भी लोग यहाँ पर रहते हैं वो काफ़ी नाराज़ है। क्या नाम है आपका? सर, हमारी लड़की मंगलवार को 12 बजे गोल थी। हमने पुलिस में कंप्लेंट की, पुलिस आई, पुलिस पूरी आई, पूरी पुलिस ने मदद की हमारी। पुलिस ने 4-4 बार जांच भी की। हमारे आटे का डब्बा चेक किया, हमारी गोदरेज की अलमारी चेक की, हमारी फ्रिज चेक की, हमारी पेटी चेक की, सब चेक किया। लेकिन सब उसका भी घर चेक किया, सब ऊपर था। ऊपर उन्होंने पता नहीं चेक किया कि नहीं किया। ऊपर टंकी के पानी के अंदर, टंकी के अंदर से सब लड़की नंगी मिली, उसका कपड़ा टंकी के ऊपर टंगे थे, सब उसके साथ बलात्कार भी हुआ। बताइए आज कहाँ लड़कियां सुरक्षित, कहाँ बहुएं सुरक्षित है? कहाँ कुछ नहीं है। देखिए, काफ़ी आक्रोश है यहाँ पर लोगों में, और तस्वीरें हम आपको दिखाएं कि भारी पुलिस बल तैनात है। 2-3 जो आसपास के थाने हैं, सभी का फोर्स यहाँ पर पहुँचा हुआ है। स्थानीय लोगों में काफ़ी आक्रोश है इस पूरी घटना को लेकर, क्योंकि 48 घंटे से पुलिस भी अभियान चला रही थी, मगर ताज्जुब की बात ये भी है कि जहाँ पर बच्ची रहती थी उसके ठीक सामने के घर में बच्ची का शव मिला। तो सवाल तो ये भी उठता है कि पुलिस फिर जांच पड़ताल क्या कर रही थी? अगर ड्रोन से निगरानी हो रही थी, इतनी दूर ढूंढ रहे थे, तो क्या जहां पर लाश मिली, जहां बच्ची रहती थी, क्या उसके घर के सामने तलाशी ठीक से नहीं ली गई थी? अगली खबर का रुख करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चेस ओलंपियाड के विजेताओं से मुलाकात की है। इतिहास रचने वाले खिलाड़ियों को पीएम मोदी ने बधाई दी और उनका हौसला बढ़ाया। मेरा ये विश्वास है कि हमारे देश के नौजवानों के पास सामर्थ्य है। दूसरा मेरा मत है कि देश में
समाज जीवन का जो अच्छा वातावरण बनाना है, तो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट जिसको कहते हैं, वो सिर्फ स्पोर्ट्स के खिलाड़ियों के लिए नहीं है, वो कल्चर होना चाहिए, समाज जीवन में कल्चर होना चाहिए। देखिए, कोई भी खेल क्यों ना हो, कोई भी एक्टिविटी क्यों ना हो, फिजिकल फिटनेस बहुत मैटर करती है जी। में से बहुत लोग होंगे जो फिजिकल फिटनेस के लिए आपकी ट्रेनिंग होती होगी, आपके लिए खान पान के लिए बताया जाता होगा, भाई ये चीज़ें खाइए, ये चीज़ें खेलने से पहले इतना खाइए, मत खाइए, सब बताया जाता होगा आपको। मैं समझता हूँ कि अगर हम इन चीज़ों की आदत अगर डेवलप करते हैं तो इन सारी समस्याओं का पचा जाते हैं।